चलिए ध्यान देंगे। तो हम लोग प्रकाश पढ़ रहे थे, प्रकाश के गुणधर्मों के बारे में पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हम लोग मिरर पढ़ना शुरू किए थे। तो मिरर में हमने प्लेन मिरर के सारे प्रॉपर्टीज पढ़ लिए थे। एक तो छुटमुट प्रॉपर्टी और है, उसको कवर कर लेते हैं। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी में हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे जी? पॉइंट नंबर कितना लिखवा दिया था? अरे 9-10 प्रॉपर्टी कुछ तो लिखवाया रहूंगा। और मिरर फॉर्मेशन से जो इमेज बनते थे, सॉरी मिरर से इमेज फॉर्मेशन जो होता था, उसको एक प्रॉपर्टी गिनो तो सीक्वेंस में कितनी प्रॉपर्टी हो गई थी? 10 हो गई थी। ले 11वां ले लो। 11वां प्रॉपर्टी हमारा प्लेन मिरर के अंदर है। 10 पॉइंट्स मैंने पढ़ा रखा है। 10वां पॉइंट के बाद 11वां पॉइंट की फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर आप हमेशा याद रखना, इन्फिनिटी होता है। ये आपके CGPSC ACF 2016 2017 दोनों साल बैक टू बैक पूछा गया है। ACF काफी प्रेस्टिजियस और बड़ा एग्जाम है। वहां पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि प्लेन मिरर के लिए जो फोकस दूरी होती है, फोकस लेंथ होती है, वो कितनी होती है? तो सर अनंत होती है, इन्फिनिटी। ये सिंबल किसका है जी? इन्फिनिटी है। ACF में आया हुआ है, 16-17 दोनों साल के पेपर में आया हुआ है, और शिक्षक भर्ती में भी बार बार पूछा जाता है। अब ध्यान देंगे 12वां प्रॉपर्टी कि सर अगर मान लीजिए मैं एक प्लेन मिरर बीच में लगा दिया और ये है मेरा एक ठोक इंसान, ये U स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर इसका इमेज है, यस और नो? तो मान लो मेरे सामने ना प्लेन मिरर है। जैसे मैं जिम करने जाता हूँ या डांस क्लास जाता हूँ तो आप देखते हो कि पूरा दीवार पे प्लेन मिरर लगा देते हैं ताकि आप डांस कर रहे हो तो आपको डांसिंग मूव्स आपके प्रॉपर खुद क्लियर हो। जिम कर रहे हो तो आपके सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो पोस्चर क्लियर हो, है ना जी? तो मैं क्या करता हूँ, मेरे सामने वो वाला एक बड़ा सा मिरर है, मैं एक कदम ऐसे चल के गया तो वो मेरा इमेज भी मेरी और एक कदम चल के आएगा। मैं स्लो मोशन में ऐसा चल के गया, वो ससुरा भी स्लो मोशन में ही आएगा। मैं भागते हुए गया, दौड़ते हुए, वो भी भागते दौड़ते आया। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज। जैसा ऑब्जेक्ट मोशन करेगा इमेज भी वैसा ही मोशन करेगा, हाँ या ना? तो मान लो अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड v है तो इमेज की स्पीड भी क्या रहेगी? अच्छा सुनो, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सब लोग जरूर जवाब देना। एक दर्पण लगा हुआ है और एक इंसान है जो 5 मीटर की स्पीड से दौड़ता हुआ आ रहा है, तो उसके प्रतिबिंब की रफ्तार इंसान के प्रति क्या होगी? क्या हो जाएगी भैया? आपका इमेज जो है किस स्पीड से आ रहा है, सॉरी ऑब्जेक्ट किस स्पीड से आ रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो प्रतिबिंब की रफ्तार क्या हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकेंड होगी कि नहीं होगी? गलत जवाब। क्यों गलत हो गया? सवाल ध्यान से नहीं सुने, सवाल फिर से रिपीट करता हूं। एक मिरर लगा है बीच में और सामने से एक इंसान 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ते हुए आ रहा है, तो उसके प्रतिबिंब की रफ्तार उस इंसान के सापेक्ष क्या होगी? दुगना होगी। यहाँ पे ट्विस्ट था सवाल में, ध्यान से अब आगे से समझिएगा कि अगर वस्तु का वेग क्या है, वस्तु का वेग अगर मेरे प्यारे साथियों v मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो प्रतिबिंब का जो वेग होगा, जो प्रतिबिंब का वेग होगा मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा, प्रतिबिंब का जो वेग रहेगा वो दो चीजों पे पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। अगर वो पूछेगा दर्पण के सापेक्ष, क्या बोलेगा? दर्पण के सापेक्ष, मतलब अंग्रेजी वाले इसको लिख लेंगे स्पीड ऑफ इमेज रिस्पेक्ट, मैं अंग्रेजी में भी पूरा लिखवा दूंगा, स्पीड ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। सिमिलरली, सिमिलरली फिर से हम लोग को क्या लेना है? प्रतिबिंब का वेग, प्रतिबिंब का वेग लेना है, पर इस बार वस्तु के सापेक्ष लेना है, वस्तु के सापेक्ष लेना है। मतलब स्पीड या वेलोसिटी ऑफ
इमेज किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो भैया अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आप लोगों का स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये अंग्रेजी में लिख दे रहा हूं, ये मेरा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट वी मीटर पर सेकेंड है, क्या है सर, वी मीटर पर सेकेंड है, तो मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया, किसी लैंग्वेज को कोई दिक्कत तो होगी नहीं, ठीक है। तो ध्यान समझिए, अगर मैं दौड़ते हुए गया तो मेरा इमेज भी दौड़ते हुए आएगा, मैं धीरे धीरे चलते टहलते हुए जाऊंगा तो मेरा इमेज भी धीरे धीरे चलते टहलते आएगा, मैं एकदम स्लोमो में ऐसे ऐसे जाऊंगा तो इमेज भी वैसे ही आएगा। तो यहाँ पर जो इमेज है इसकी दो अलग अलग वेलोसिटी है। पहली वेलोसिटी आपकी किसके रिस्पेक्ट में बोली गई है, अगर ऑब्जेक्ट आपका v स्पीड से जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट किस स्पीड से जा रहा है, v स्पीड से जा रहा है, तो इमेज का मिरर के अंदर जो, मिरर के रिस्पेक्ट में जो स्पीड रहेगी वो कितनी रहेगी, v रहेगी। इमेज का मिरर के रिस्पेक्ट में क्या भाई, ऑब्जेक्ट का स्पीड किसके रिस्पेक्ट में देखे हो, यहां लगा है ना मिरर, दर्पण लगा है, तो दर्पण के अंदर मैं एक कदम आगे गया तो वो भी तो एक कदम आगे आया, मैं दो कदम पीछे गया वो भी दो कदम पीछे चले गया दर्पण के अंदर, हाँ या ना। तो अब मैं जिस स्पीड से जा रहा हूं दर्पण के सापेक्ष, मेरा प्रतिबिंब भी दर्पण के सापेक्ष वही स्पीड शो करेगा। तो अगर मैं 5 मीटर की स्पीड से दर्पण के सापेक्ष जा रहा हूं तो मेरा प्रतिबिंब भी दर्पण के सापेक्ष 5 मीटर पर सेकंड, पर मेरे सापेक्ष उसकी स्पीड क्या होगी, तो आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है कि घट जाती है, घट जाती है ना, डायरेक्शन अपोजिट है। ट्रेन में ट्रेवल किए हो, हाँ या ना, दो ट्रेनें पैरेलल ट्रैक पे 100 की स्पीड से चल रही हैं, तो इस खिड़की का आदमी इस खिड़की के आदमी को देख रहा है, बात कर सकता है कि नहीं, अरे दोनों का डायरेक्शन सेम है, दो बसें हैं, या आप दो बाइक पे हो, आप स्कूटी पे हो, आप लड़कियां स्कूटी में समझ जाएंगी, ये उनका आप कंफर्ट जोन में आ गया, ट्रेन और कहाँ सर लेके चले गए, दो लड़कियां सेम स्पीड में 30 की स्पीड में सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो आपस में बातचीत कर लेंगे कि नहीं, बस खाना भी खिलाना होगा, ले भैया तू भी खा ले, क्योंकि उस समय आपकी रिलेटिव स्पीड क्या है, 0 है। ये भीषण प्रलय कार्य शुरू होने वाला है, तो भी क्या बंद कर देने से आवाज नहीं आएगा, वेव है वो, साउंड इज अ वेव, दरवाजा पार कर जाता है। मैं तो पढ़ा दूंगा पर तुम लोग को दिक्कत हो जाएगा नहीं, हाँ ठीक है, फिर देखते हैं किसका आवाज में ज्यादा दम है, और जोर से पढ़ाऊंगा। तो भैया दो स्कूटी अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है सेम स्पीड से, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में आपस से बोल बतिया सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जैसे ट्रेन चलती है तो एक 100 से जा रही है, दूसरी 100 से जा रही है, तो इसके पैसेंजर को लगता है कि वो लोको पायलट कितना तेज ट्रेन चला रहा है, और 200 में चला रहा है, उसके वाले को लगेगा ये 200 में चला रहा है, क्योंकि जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तब रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है ना कि घट जाती है। तो सर इस बार इमेज मोशन में है, हाँ किस स्पीड से, v स्पीड से, ऑब्जेक्ट मोशन में है, हाँ किस स्पीड से, v स्पीड से, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के। तो अगर इमेज का स्पीड निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के, तो v और v जुड़ के, ये ट्रेन v स्पीड से गई, वो ट्रेन v स्पीड से अपोजिट गुजरती है तो लगता है 2v स्पीड से गुजर रही हैं। समझ में आया। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप एक वस्तु हो, ठीक है, हरि नारायण पटेल जी, बहुत सी बैचेस में 240 का क्वालिटी है, पता नहीं आप लोगों में रिजोल्यूशन कैसे 360 का दिखा रहा है, मैं आज फिर से बोल दे रहा हूं। देखो ये सब जो प्रॉब्लम रहता है ना, इसके लिए इंस्टीट्यूट में कॉल मत किया करो, मेरे को डायरेक्ट बताया करो, कॉल करने से तो बचा करो। ये रिजोल्यूशन वाले नए बैच में भी देखिए ना, इसका ऑप्शन को 240p में कैसे भी कन्वर्ट करवाइए, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। मैं भेज दिया हूँ मैसेज, ठीक है, आपके मैनेजर को, फिर से समझाइए सर, ठीक है फिर से समझा देते हैं।
सर दो चीजें सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो उनकी सापेक्ष वेग रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाती है। जैसे दो लोग बाइक में चल रहे हैं सेम स्पीड सेम डायरेक्शन में, तो वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, स्टेशनरी है, क्या है, स्टेशनरी है, रुके हुए हैं। अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड डबल हो जाती है। से एक ट्रेन जा रही है और दूसरी ट्रेन जा रही है, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको लगेगा वो ट्रेन डबल स्पीड में भाग रही है, बहुत तेज चला रहा है, और उस पैसेंजर को लगेगा जो उस ट्रेन में बैठा है कि ये वाला ट्रेन बहुत तेज जा रहा है। जबकि हकीकत ये है दोनों आधे आधे स्पीड में जा रहे हैं बट अपोजिट जा रहे हैं, करके स्पीड क्या लगती है, डबल। समझ में आ गया? तो वही चीज हुई कि अगर प्रतिबिंब को मिरर के सापेक्ष देखना है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v। पर इसी प्रतिबिंब को वस्तु के सापेक्ष देखना है, मिरर दौड़ रहा था क्या, मिरर क्या था, मिरर रेस्ट में था, करके भी आया। पर जब ये प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष में लिया जाए तो वस्तु भी v से आ रही है और इस ससुरा भी v से जा रहा है, तो जब दोनों देखा जा रहा है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, v वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2v वेलोसिटी, क्या बन जाएगा, 2v। आया बात समझ में? अब क्लियर है? थोड़ा जोर से बोलो, जय माता दी। सर कुछ क्लास रिकॉर्डिंग डली है क्या? भाई जो रिकॉर्डिंग डली है आप उसको पढ़ते जाइए, ठीक है? आप कौन से क्लास में जुड़े हो पहले वो मुझे बता दो। हालांकि नया बैच है तो सारी चीज़ें लाइव में जाएंगी, ये भी आप लोग का क्लियर है। पर मैं फिर भी बोलूँगा ऑनलाइन का सबसे खूबसूरत बात यही है कि वीडियो लेक्चर्स आपके कॉमन रहेंगे। एक बच्चा मेरे को ना मैसेज किया था कि सर आप ना लाइव में ना पुराने वाली चीज़ों को ही पढ़ा रहे हो, तो मेरा ये सुनना दिल धड़क गया। साइंस में ये न्यूटन कब अलग अलग नियम दिया है कि मैं थ्योरी जब पढ़ाऊंगा, भाई मान लो मैं न्यूटन का नियम पढ़ा रहा हूँ तो भैया वही ना पढ़ाऊंगा, F=g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बदल दूंगा क्या? बदल दूंगा तो भैया मेरे को न्यूटन की आत्मा फांसी देके चले जाएगी रात को। हाँ मैं क्वेश्चन जरूर नए कराऊंगा, थ्योरी कभी बदलेगा क्या? हाँ मैं मिरर पढ़ा रहा हूँ, मिरर के मैं आज 12वां स्टेप लिखवा रहा हूँ, तो पहले भी यही नियम रहे होंगे। दूसरी बार पढ़ाऊंगा तो इसको अनंत की जगह 0 लिखवा दूं? सर इस बार नया क्लास है, नया पढ़ो। नया पढ़ने में रूल थोड़े भी बदल दूंगा गांव वाले ठीक है? एक से एक भकलोल भकलोल आते हैं भाई, कहाँ से आते हैं समझ नहीं आता है। तो नया क्लास है ये, जो थ्योरेटिकल सेक्शंस हैं वो वेल डेकोरेटेड है। एक तो मैं अपने क्लास का इतना बोल सकता हूँ कि मेरे क्लास में जो चीजें होंगी वो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। आप कहीं भी प्लेन मिरर में मैंने जितना पढ़ा आप ढूंढ के दिखा दो, आप यूट्यूब में गूगल में जाके ढूंढ के दिखा दो, नहीं मिलेगा। आधे लोग तो यही क्लास का कंटेंट पढ़ा पढ़ा के फेमस टीचर बने जा रहे हैं, ठीक है? चलिए पर जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, मैंने इस बार कल ही शायद अनाउंसमेंट भी किया है, हर एक इंडिविजुअल टॉपिक पे ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं 100 क्वेश्चन अलग से। क्लास में जो होगा वो होगा, क्लास में 100 अलग से प्रैक्टिस होंगे, 100 टेस्ट में आएंगे, तो 100 क्वेश्चन साइंस के इंडिविजुअल चैप्टर्स पे आपके जाएंगे और उस सारे क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन भी दूंगा। तब चैप्टर पहले पूरा करो, साथ में सीखते सीखते फिर मैं खुद आपको 100 क्वेश्चन एक एक टॉपिक पे डालूंगा। परमाणु संरचना पढ़ रहे हैं 100 सवाल, फिर आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो लाइट 100 सवाल टेस्ट में आएगा, उससे पहले क्लास के अंदर 100 सवाल हो गया रहेगा। तो इस बार प्रैक्टिस एक्स्ट्रा जरूर होगी। पर आप ये बोलोगे नया और पुराने में अंतर होता है, तो टीचर वही है, कॉन्सेप्ट वही है। तो अगर मेरे को सही पढ़ाना है तो मैं वही पढ़ा पाऊंगा, हाँ मेरे को गलत पढ़ाना है तो एफ अनंत की जगह पर F0 लिख दूंगा। तो ये बात थोड़ा सा समझिए, ठीक है? प्रियंका बोल रही है आई लव योर क्लास, मेरा जॉब हो जाएगा बहुत अच्छे से, करा दीजिए प्लीज। बिल्कुल, एक बार जुड़ गए हो तो भाई हमारे यहाँ तो हमने वैलिडिटी आपको 1 साल का दे रखा है, इतना लो प्राइस में रखा है। अच्छा आज के बाद तो प्राइस बढ़ जाएगी ना, दोस्तों को बता देना अपने, वही बढ़ेगी भी तो भी स्टेट में सबसे कम ही रहेगी, ठीक है? अब आते हैं सर हम लोग स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर खत्म, प्लेन मिरर से रिलेटेड सारे पॉइंट को जल्दी जल्दी रिकॉल करो। मैग्निफिकेशन की वैल्यू, लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर प्लेन मिरर 1, रेखीय आवर्धन का मान कितना था, 1 था, ठीक है? प्लेन मिरर के लिए फोकस लेंथ इंफिनिटी, अभी तो लिखवाया ना जी, और बोला भी इतने बड़े एग्जाम में 2 बार आया है, CF में आया है, तो प्लेन मिरर का फोकस लेंथ कितना होता है, अनंत होता है।
इन्फिनिटी होता है। लैब टेक्नीशियन का पेपर हुआ 25 में, उसमें भी क्वेश्चन आया प्लेन मिरर का फोकस लेंथ, तो 3 एग्जाम में आ गया वो छत्तीसगढ़ के। ठीक है, अभी लैब टेक्नीशियन का रैंक 1 भी जीत फाउंडेशन से आया, बड़ा अच्छा लगता है। और फीमेल रैंक 1 श्वेता दुबे करके स्नेहा दुबे, वो भी आप जाके ऐसे, उसका ओवरऑल रैंक मेरे ख्याल से 16 है या कुछ ऐसा है, पर वो फीमेल रैंक 1 है। ठीक है, रायपुर की है। चलो आगे और पढ़ रहे थे हम लोग। लैब टेक्नीशियन का पेपर टफ आया था, परिचारक की नहीं बात कर रहा हूँ, टेक्नीशियन वाला देखे हो जो ना मार्च अप्रैल साइड हुआ था मेरे ख्याल से, या पिछले पिछले साल हुआ था, रिजल्ट अभी आया। टफ पेपर था भाई, इतना बढ़िया टफ पेपर था कि हमारे यहाँ से नेट जेआरएफ किए हुए लोग नाक से पोटा फेंक दिए थे, कहावत है ये। ठीक है, बोलते हैं सर जो सब्जेक्ट था वही बन पाया, बाकी तो छू ही नहीं पाए, अच्छा पेपर डाले थे। चलिए, क्योंकि वो कॉलेज का था, हायर एजुकेशन का था। अब आता है सर स्फेरिकल मिरर पढ़ने। ठीक, हाँ, घनश्याम जी बोल रहे हैं, यस सर हम दिए थे। पोटा फेंकाया था कि नहीं वो बताओ, मजाक कर रहा हूँ। ले भाई, स्फेरिकल मिरर आप लोग पढ़ना शुरू कर रहे हो। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में आप प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन और ये सारी चीजें समझ में आ गई। स्फेरिकल मिरर को हमने दो भाग में पिछली क्लास में बता दिया था। एक, काटोगे जब इसको, दो बराबर हिस्सों से जब आप इसको काट दोगे, और अंदर से क्या कर दोगे, रिफ्लेक्शन, और बाहर से क्या कर देंगे, पॉलिशिंग। तो परावर्तन कहाँ से हो रहा है, अंदर से होता है। परावर्तन कहाँ से होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट है, ये पोल पॉइंट है। तो परावर्तन अंदर से हो रहा है, इसका अर्थ क्या है, ये कैसा दर्पण है, कॉनकेव। इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। तो चलो, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में मुझे अंतर भी कराना था, तो मैं यहीं पे करा रहा हूं। और दूसरा दर्पण जो रहेगा भैया, वो कौन सा रहेगा, उत्तल दर्पण। अंग्रेजी में इसको हम क्या नाम देंगे, कॉन्वेक्स मिरर। और वो क्या रहेगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि एक में क्या होता है, अंदर की सतह से परावर्तन होता है, बाहर पॉलिशिंग होती है। और दूसरे वाले में क्या होगा, अंदर पॉलिशिंग हो जाएगी और रिफ्लेक्शन जो होगा वो बाहर से होता है। मान लो ये पोल पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो इस बार जो लाइट बीम आएंगी, आके टकराएंगी, टकरा के बाहर निकल जाएंगी। फिर लाइट बीम आएगी, टकराएगी, बाहर निकल जाएगी। तो इसीलिए इस प्रकार के दर्पण में, ठीक है, जो दृष्टि क्षेत्र रहता है वो अधिक रहता है कि कम रहता है, अधिक रहेगा। और इस प्रकार के दर्पण की अगर मैं बात करूंगा, लाइट आया, टकराया, चले गया, तो दृष्टि क्षेत्र क्या हो रहा है, एक बिंदु पर केंद्रित हो रहा है, एक बिंदु पर। तो आप यहां से साफ साफ समझ पाए, पहला पॉइंट, अवतल और उत्तल दर्पण में पहला अंतर, सर इसका परावर्तक पृष्ठ। सब लोग साथ में लिखेंगे भाई, परावर्तक पृष्ठ, जिसको आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नाम से जानोगे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, अंदर धसा हुआ है कि उभरा हुआ है, अंदर धसा है। ठीक है, अंदर है। ठीक, यहां पर आ जाइए, इसका पहला पॉइंट उत्तल दर्पण में, इसका जो परावर्तक पृष्ठ आ रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ रहा है, आर एस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो वो कैसा रहेगा, उभरा हुआ है। ठीक, समझ में आ रहा है। तो मैं आपके सामने ऐसे देख दिया, ठीक, बाबा जी का ठुल्लू। ठीक, अगर मैं बोल रहा हूँ लाइट आ रही है, यहाँ टकरा के लौट रही है, तो ये किसकी मिरर के जैसा काम कर रहा है, ये बाहरी सतह से काम कर रहा है, कॉन्वेक्स। लाइट आ रही है, मिरर ऐसा है, और अंदर से टकरा के लौट रही है, कॉनकेव। समझ में आया। तो परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ है तो कॉनकेव, और उधर बाहर से हो रहा है, यहां से हो रहा है तो कॉन्वेक्स। ठीक, आज हम लोग बाबा जी के ठुल्लू का उपयोग समझ गए, ये दर्पण बन सकता है ना। दूसरा, सर यहाँ ध्यान से समझिएगा, अंदर धसा है, ये सब तो समझ में आया।
यहाँ पे लाइट को क्या किया जा रहा है, कन्वर्ज किया जा रहा है, लाइट को अभिसरित किया जा रहा है, इसलिए इसे हम नाम देते हैं अभिसारी दर्पण। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। अंग्रेजी में ये भी लिखते जा रहा हूं, सब लोग साथ में नोट करो, दिस इज कन्वर्जिंग मिरर। लाइट को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है ना, यहां पर क्या आ रहा है, सेकंड पॉइंट, लाइट को फैलाया जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, लाइट को अपसरित कर रहा है, तो इसे हम नाम देंगे अपसारी दर्पण, डाइवर्जिंग मिरर। लाइट को डाइवर्ज करने का काम कर रहा है। कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर। तीसरा नंबर पॉइंट, अभिसारी दर्पण अपसारी दर्पण समझ में आया। इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा है कि छोटा है, इसका जो दृष्टि क्षेत्र है, विजन एरिया है, हम बार बार चेंज कर, इसका जो विजन एरिया है भैया वो क्या है, नैरो है। नैरो बोला था वो संकीर्ण, मतलब छोटा, लाइट को एक ही जगह इकट्ठा कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसका दृष्टि क्षेत्र क्या हो गया, नैरो। सबको पीछे पढ़ा तो जा रहा है ना कि छोटा हो जा रहा है, पढ़ा रहा है पीछे, पढ़ा जा रहा है, तो आगे आके बैठ जाइए, ठीक है। मधु सोनी पूछ रही हिंदी का न्यू क्लास पहले वाले, भाई हिंदी की न्यू क्लास अभी चल नहीं रही है, परम मैम का एक्सीडेंट हो गया था लास्ट सैटरडे संडे की बात, मतलब इसी उसमें अभी 2-3 दिन उनकी क्लासेस नहीं रहेंगी। जो बच्चे 2025 से बैच को परचेस किए हैं उनको जितने भी अभी लाइव क्लासेस हो रही हैं, मैथ्स मिल रहा है, साइंस मिल रहा है, तो हिंदी भी मिलेगा ना जी, कैसे नहीं मिलेगा। 25 वाले बैच, 24 वालों को रिन्यूअल करवाना पड़ेगा क्योंकि उनका बैच एक्सपायर हुआ होगा, और रिन्यूअल में भी हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं। सरकार जो हम पे ठप्पा लगाती है 18% जीएसटी का, 18% सर्विस टैक्स का, बिकॉज एजुकेशन भारत में सर्विस लिया जाता है, निर्मला सीतारमन इसके पैसे लेती हैं, और 10% ऐप वाले ले रहे हैं। उतना जो 46% रहता है ना, बस हम उतना बोलते हैं बच्चे पे कर दें। क्लासेस, पढ़ाई, न्यू लाइफ क्लासेस हमारी तरफ से आपको फ्री में ही मिल रहा है, जो पुराने हमारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं एक बार, ठीक है। कई बच्चों का ये रहता है सर जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक क्लास चले, भैया हम तो करने को तैयार हैं, भारत सरकार से जाके बात करो। वो ऐसा संभव है कि मैं एक बार टैक्स दे दूं, मान लो एग्जाम 5 साल बाद हो और मेरे से 5 साल तक टैक्स ना ले, संभव है क्या। वो तो हर साल जीएसटी जोड़ के भेज देते हैं, ले भाई इतना आ गया, अभी तो बहुत महंगा चौड़ा दे के आया हूं मैं, क्या ही बोलूं। इसलिए वो नैतिक रूप से नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम कई कई बार होने में, अब यूपी का कोई बच्चा 2018 में जुड़ा होगा और ये बात बोल दे कि वो कब तक, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक नहीं हो, तो आज इस घटना को 6 साल हो गई। 18 में उन लोग फॉर्म भराए, आज क्या हो गया 2025, फॉर्म भरा चुका है 2018 में, अब 25 हो गया, 7 साल हो गए, एग्जाम नहीं हुआ, तो क्या एजुकेटर 7 साल तक बैचेस को एक्टिव रख पाएगा, नहीं रख पाएगा। तो नैतिक रूप से अमान्य है। प्लस हमारी फीस इतनी होती है जितना ना आपका एक दिन का बर्थडे पार्टी में उसका 4 गुना चले जाए। 2000 में हम 60,000 की नौकरी लगा के देंगे, हर महीना मिलना है उतना, तो वो चीज को थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है। बाकी जगह कैसे 10,000, 15,000 और 5,000 भर के आ जाते हो रे, वहां तो बार्गेनिंग भी नहीं कराते होगे। और मैं तो सोचता हूँ जाते ही क्यों हो, जब तुम्हारे स्टेट में जीत फाउंडेशन है तो ये टीचर ऑलरेडी 200 आईआईटी सिलेक्शन दिया है, फिर तुमको इधर उधर भटकना क्यों है, ठीक है। मैं तो कंपेयर करता ही नहीं हूँ सीजी में, मतलब बाकी एजुकेटर से। ये 2 साल में हमने तो रिजल्ट का धुआं उड़ा के रख दिया, सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशन की फीस उतर गए, ठीक है। ये अपने साथ जुड़ो, मस्त पढ़ो, जीवन में आगे बढ़ो, बात खत्म करो। चलो अब सारी दर्पण हो गया, सोच सोच के काम चलाना है। ये लाइट को फैला रहा है, तो फैला रहा है मतलब, तो डाइवर्जिंग मिरर तो है, तो इसका जो दृष्टि क्षेत्र है वो बड़ा नहीं बोलते रे, अच्छा वाला शब्द बताना, अंग्रेजी माध्यम का होके भी नहीं बता रही है। हाँ, अगर वो नैरो है तो ये क्या है, विजन रेंज जो रहेगा इसका वो ब्रॉड रहेगा, समझ में आया। विस्तृत, हिंदी में क्या बोलेंगे, विस्तृत, ठीक।
फिर मैंने आप लोग को, आप सारी दर्पण में मैंने एक बात और बता रहा हूं मैं, क्या है, आपका लैब अटेंडेंट का पेपर चेक करोगे ना, उसके पेपर में सेट ए में जो चौथा क्वेश्चन आया है वो इसी पे आया है। आज सॉल्यूशन करा दूंगा मैं उसका। देखो ना, पेपर तो मैं लेके घूम रहा हूँ, सॉल्व वॉल्व करके भी रख दिया था। ए, आपका लैब अटेंडेंट का पेपर का हार्ड कॉपी निकाल के रखा हूँ। ठीक है, समय ही नहीं मिल पा रहा है उसको लाइव कराने का। चलो ऐसा करूंगा कि भले ही लाइव ना जाए, मैं उसको रिकॉर्ड करके आज का आज रात को 1-2 बजे रिकॉर्ड करके अपलोड करा दूंगा, अगर बनेगा तो आज लाइव करा दूंगा। ठीक, चलिए, तो दृष्टि क्षेत्र कैसा है सर? इसका नैरो है और उसका ब्रॉड है। अब सोचना शुरू करना। सर ध्यान समझो, हम 3-4 चीजें लेंगे। एक रहेगा सर वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति जिसको आप क्या नाम देते हो सर? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्या नाम देंगे? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई लैंग्वेज का भी इशू नहीं है किसी को? दूसरा है सर हमारा लेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, मैं हिंदी में लिखवा दे रहा हूं क्योंकि आगे मिरर इमेज फॉर्मेशन रूल में इसको देखना है। तो सर प्रतिबिंब की स्थिति, इसको हम नाम देंगे सर पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज, यहां से न्यूमेरिकल का पूरा सेक्शन खुलेगा। तीसरा आता है सर फोकल लेंथ, या फोकल डिस्टेंस बोल सकते हो, फोकस डिस्टेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, फोकल लेंथ हिंदी में हम इसे नाम देते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से। नेक्स्ट आएगा सर पावर। पावर कैसे निकालते हैं? पावर का यूनिट होता है 100/f। फोकल लेंथ पता है, पावर अपने आप आ जाएगा। यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, तो पावर को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मेरे होता है ना दर्पण की कितना पावर है ना, तो वो पावर पी है। यहां भी वही लिख दे रहा हूं सर, चौथा नंबर पॉइंट में, ये यू है, ये वी है, ये फोकल लेंथ है, ये पावर है। आप एक चीज जान लेना, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, दर्पण चाहे उत्तल हो या, हर प्रकार के दर्पण में जो ऑब्जेक्ट पोजीशन है यू जो है, वो हमेशा मिरर के कहां रखी जाती है? लेफ्ट में। और लेफ्ट वाली चीज हमेशा रूल साइन कन्वेंशन कहता है कि नेगेटिव ली जाएगी। लेफ्ट वाली चीज हमेशा क्या ली जाएगी? तो यू जो है कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी नेगेटिव और कॉनकेव मिरर के लिए भी नेगेटिव। ये पॉइंट पकड़ गए? बोलो हाँ या ना। पर दूसरा अगर बात होगा, कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव लो, यू को छोड़ के सब पॉजिटिव लो। यही साइन कन्वेंशन हम लोग को ध्यान में रखना है। और यहीं पे सवाल न्यूमेरिकल जो बड़े बड़े आते हैं ना मिरर के, मिरर फॉर्मूला लगाते हो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, तो वहां पर सवाल न्यूमेरिकल बच्चा इसलिए तकलीफ खाता है क्योंकि वो साइन कन्वेंशन पे ध्यान नहीं देता है। आप मिरर का नेचर देखना, अगर अवतल दर्पण बोला है तो सबको नेगेटिव लो। इमेज पोजीशन वी क्या रहेगा? नेगेटिव। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर नेगेटिव। आए बात समझ में? वही जब उत्तल के लिए बात करोगे, अगर बोल देगा कोई एक दर्पण है जो उत्तल प्रवृत्ति का है, उत्तल दर्पण है, और उसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो भैया इस बार फोकस को मैं पॉजिटिव लूंगा कि नेगेटिव? उत्तल बोला तो पॉजिटिव, अवतल बोला तो नेगेटिव। बस इतने का खेला है। यू दोनों के लिए नेगेटिव रहेगा, यू को छोड़कर कॉन्वेक्स मिरर के लिए, उत्तल दर्पण के लिए सारा डाटा पॉजिटिव कर देना और कॉनकेव के लिए सारा डाटा नेगेटिव कर देना। ठीक है, निधि जी बोल रही है सारे टॉपिक जल्दी से कंप्लीट कराइएगा। वो तो रिकॉर्डेड में कई सारे चैप्टर पढ़े हुए हो, तो पढ़ते नहीं हो तुम लोग। जाओ कंप्लीट करते जाओ, एक दिन में 8-8 10-10 वीडियो देख को खत्म करो एक चैप्टर। उसके बाद हिंदुस्तान का जो किताब उठाना है उससे क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, चलिए 5वां नंबर पॉइंट। अवतल दर्पण में सबसे यूनिक बात है कि ये क्या करता है सर? साफ स्पष्ट दिखाई देना, स्पष्ट दिखाता है। तो हमने बस इस छोटे से पॉइंट से क्या किया? सारे टाइप ऑफ मिरर का एग्जाम्पल सेट कर लिया था। यहां पर उत्तल दर्पण में सर दूर तक दिखाता है, स्पष्ट होना जरूरी
नहीं है। ठीक है, दूर तक दिखाता है। चलो अब काम में आते हैं, सोच सोच के बनाएंगे। तैयार है? जैसे मैं पिछले क्लास में भी पूछा था आप लोगों से, स्पष्ट दिखाई देना है, क्लियर होना चाहिए। मान लो हम एग्जांपल ले रहे हैं डॉक्टर टेप का, तो डॉक्टर अपने आंख के सामने लगाता है, तो छोड़ना है। डॉक्टर अपने आंख के सामने लगाता है, कान में देखता है, नाक में देखता है, गले में देखता है। कई बार होता है ना कि भैया कुछ फंगल इन्फेक्शन या कुछ कहाँ पे क्या दिक्कत है, तो वो जो मिरर डॉक्टर अपने आंख के सामने लगा रहा है वो कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। क्योंकि स्पष्ट दिखाई देना चाहिए ना डॉक्टर को, छोटे से कान के छिद्र में भी उसको प्रॉपर दिखना चाहिए कि भैया इस एरिया में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, यहाँ पर ऐसा दिक्कत है, पर्दा ठीक है कि नहीं है, ईयर ड्रम फट तो नहीं गया। कान में ईयर ड्रम होता है, वही वाइब्रेट करता है तो लोगों को सुनाई देता है। ठीक है, मैं अलौकिक शक्तियों के साथ पैदा हुआ हूँ क्योंकि मेरे दोनों ईयर ड्रम डैमेज थे। तो ना डॉक्टर जब भी चेक करते थे तो ये बात बोलते थे तेरे को सुनाई कैसे देता है। और ऐसा एक डॉक्टर नहीं, 4-5 डॉक्टर बोले हैं, बिकॉज बोथ ईयर ड्रम वॉज डैमेज्ड। बचपन में माता पिता लोग ध्यान नहीं देते हैं, लापरवाहियां करते हैं, तो कान उन बहना शुरू हुआ, वो ध्यान नहीं दिए, और फिर उस वो फंगल इन्फेक्शन और सारी चीजें होकर ईयर ड्रम डैमेज हो गया। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, उसके बाद जो आपका जो निकलता है ना लिक्विड, वो फिर दिमाग और कान को अलग करने वाली एक पतली सी हड्डी होती है, वो उसको मेल्ट करता है, और वो हड्डी टूट जाएगा तो जितना भी मवाद है वो आपके ब्रेन में पहुंचेगा, एंड यू शुड स्पॉट दैट, ये ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो अपन उस स्थिति में आ गए थे। ठीक है, पेरेंट्स लोग ध्यान नहीं दे पाए थे, गाँवों में यही चीजें हो जाती हैं, और गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप होता है, हकीकत तो यही है। ठीक है, तो मेरा ऑपरेशन हुआ बकायदा सरकारी मेकाहारा हॉस्पिटल से हुआ, और छोटा था 4 साल का, तो ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन था तो वो 10 साल के बाद ही होता है, तो 10-12 साल की उम्र पार हुआ, फिर मेरा ऑपरेशन हुआ था 10th क्लास में। तो उस साल ऐसा था कि ऑपरेशन हुआ और मैं ऑपरेशन फेल हो गया, फंगस इन्फेक्शन, 1.5 महीना बेड रेस्ट। ठीक है, हिल ही नहीं पाया, तो पूरा बॉडी की एनर्जी चले गई। तो पेरेंट्स सोचे कि उस साल 10th मैं नहीं दूंगा, मैं अभी कम उम्र में पढ़ भी रहा था, तो मैंने भी ये डिसाइड किया कि इस साल नहीं देते हैं। तो 6 अगस्त को ऑपरेशन हुआ, नवंबर तक मैं पलंग पर था, ना स्कूल जा रहा हूँ ना कुछ। ठीक है, क्योंकि छोटी उम्र थी और शरीर उतना ताकतवर था नहीं। ठीक है, ऐसे मौत को छू के आ गए थे बस। फिर उसके बाद ना डिसाइड था इस साल 10th तो देना नहीं है, ठीक हो गया, जिंदा हो गया, तुम लोग का आशीर्वाद था और क्या। जनवरी 23 मेरे घर में मेरे जो बाकी दोस्त थे, क्योंकि स्कूल का टॉपर था ना, वो लोग आके, अरे इस साल ये रहता भी तो भी हम भी टॉप करते हैं। और बचपन में ना टॉप अप करने में अलग स्वैग मिलता था, वो जिद होती थी मेरे को फर्स्ट आना है। एनटीपीएस की एक लड़की बेचारी 11th में सेकंड आई, 93%। पापा आईपीएस, गोली मार ली खुद को उनके गन से, एक नंबर बस कम आ गया था, क्योंकि लाइफ में कभी सेकंड नहीं आई थी। मैं बोला 3 लोग पास होते हैं 93% में, तो रे कल के डेट में बड़ी आईएएस आईपीएस बनी रहती, पर नहीं समझ में आता है उस समय, वो चीजें भावनाएं रूप से भारी रहती हैं। तो मैं 23 जनवरी के बाद से पढ़ना शुरू किया हूँ, और 1-1.5 महीना ही पढ़ा हूँ विदाउट एनी स्कूल कोचिंग। और 10th का रिजल्ट आया था तो पहले तो कम आया था, बाद में स्टेट रैंक 1 हो गया था। तो जिद में आप आ जाते हो ना तो कुछ भी कर लेते हो। ठीक है, तो अब चलो, वही अब कान वाला आ गया तो मैं वहां चले गया। ठीक, तो साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। तो कार का जो फ्रंट मिरर है जहां से लाइट छोड़ता है कार, वो कौन सा है? कॉनकेव। कि सामने कोई छोटा से छोटा जानवर भी आए आपको दिखना चाहिए, सांप आ जाए तो क्या गाड़ी चढ़ा दोगे? लपेट देगा तो? सांपों पे तो कभी नहीं चढ़ाना है, क्योंकि वो लोग तो फ्लेक्सिबल हैं और उनको बस एक ही काम करना है, थोड़ा सा आगे किस करके चले जाना है। तो कहीं भी आपको छोटा सा भी किस किए तो फिर आपकी तो जिंदगी खा जाएंगे। तो सामने दिखना चाहिए, तो वो गाड़ी का फ्रंट लाइट, अवतल दर्पण, साइड मिरर। साइड मिरर क्या है? क्योंकि लंबी बड़ी वस्तु बिल्डिंग भी उस छोटे से मिरर के अंदर समाहित हो जानी चाहिए। समझ में आ गया? और मैं बात करूँ टीवी एंटीना, डिश एंटीना कैसा रहता है? अवतल, क्योंकि रिसीवर लगा हुआ है
यहाँ पे, तो भैया ये अवतल रहेगा, तभी तो हर पॉइंट उसके फोकस पे इकट्ठा होगा। सारे लाइट को घुमा घुमा के कहाँ भेजेगा? फोकस पे। तो फोकस पे सिग्नल्स अच्छे मिलेंगे, तो इसलिए आपके चैनल में कभी डिस्टरबेंस नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है? तो ये भी हमारा अवतल दर्पण का उदाहरण है। पहले वो एंटीना सिस्टम होता था, वो बड़ा तकलीफ था, लोगों को दिमाग नहीं था कि यार अवतल दर्पण का कॉन्सेप्ट लगा लो, कहानी कब सॉल्व हो जाएगी। आजकल जाके चेंज करना पड़ता है, सेट हो गया, कहीं वो घर के अंदर भी सेट करके चले जाते तो भी दिक्कत नहीं होती है ना। ये सिग्नल तो वेव है, दीवार पार करके तो आएगा ही। ठीक है, चलिए अब और उदाहरण, सर्च लाइट बताया था मैंने। सर्च लाइट अवतल है कि उत्तल है? सर्च लाइट स्प्रेड नहीं होता, सर्च लाइट बीम की तरह जाता है। हेलीकॉप्टर से देखे हो फिल्मों में, तो फैल के आता है कि एकदम बीम की तरह उतरता है, तो एकदम लाइट बीम की तरह, किरणों के पुंज की तरह उतरता है। तो जब भी लाइट एक जगह कंप्रेस हुआ, इंटेंसिटी बढ़ी है, तभी तो बीम बना है ना। तो वो क्या है? कॉनकेव लाइट है। वो कौन सा लाइट है? कॉनकेव है, मतलब कॉनकेव मिरर है। और वहीं पर स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट को बीम की तरह उतरते देखे हो कभी? आज जाके शाम को कहीं भी स्ट्रीट लाइट होगा, देखना आपको वो एकदम बीम की तरह, लाइट का पुंज की तरह नहीं दिखेगा। इसका बज रहा है, ठीक है, वो पुंज की तरह नहीं दिखेगा, वो लाइट फैल जाती है। उसका सर्च लाइट का, स्ट्रीट लाइट का ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करने का लक्ष्य होता है, साफ दिखाने का लक्ष्य नहीं होता। स्ट्रीट लाइट में वैसे भी चीजें बहुत साफ नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो वो कैसा है? स्ट्रीट लाइट उत्तल, उत्तल दर्पण से बना है, और सर्च लाइट अवतल दर्पण से बना है। बॉर्डर रोडर पे सर्च लाइट यूज करते हैं, उसमें आप किसी चीज के पीछे भी रहोगे ना, तो भी सामने वाला जान जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट के पीछे कुछ छुपा है। हाई इंटेंसिटी सर्च लाइट है वो। ठीक है, तो आप अब क्लियर हो जा रहा है। लेजर बीम, अच्छा खैर लेजर तो अलग चीज है, और लाइट की प्रॉपर्टी है, मिरर की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, चलो तो यहां तक का समझ में आया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ा देता हूं, सर साइन कन्वेंशन देख लीजिए। साइन कन्वेंशन मतलब चिन्ह परिपाटी। ठीक, साइन कन्वेंशन थोड़ा इसको कवर करके आज छोड़ें, क्योंकि अभी यहां पर काम लगेगा। ठीक है, कुछ कुछ बिल्डिंग में। साइन कन्वेंशन में पहला नंबर पॉइंट लिख लीजिए, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण सदैव, सदैव दर्पण के, दर्पण के बाईं से दाईं ओर जाती हैं। पहला पॉइंट तो यही हो गया, बाईं से दाईं ओर जाती हैं, जाती हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए, लाइट रे ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। दर्पण के सापेक्ष प्रकाश का जो दिशा है हमेशा कहां से कहां है? लेफ्ट से राइट। ये मैंने दो दर्पण बनाए थे, छोटा छोटा बनाया है ना मैंने। लाइट को कहां से माना है? सर लाइट ऐसे आ रही है, ये मेरा कौन सा हाथ है? लेफ्ट। ये कौन सा हाथ है? राइट है ना जी। लिख देता हूं इस पे, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये वाला राइट है, काला धागा बंधा हुआ है, समझ के चलना। तो भैया लाइट कहां से आई? लेफ्ट से। इसमें भी देखो कॉन्वेक्स भी लिया तो लाइट कहां से चल रही है? लेफ्ट से। तो ये पहला पॉइंट, पहला पॉइंट समझ में आ गया कि लाइट जो भी आती है हमेशा मान के चलो कि वो कहाँ रहेगी? लेफ्ट से राइट। फिर से रिपीट करो, लाइट हमेशा मिरर के लेफ्ट से ही आएगी और राइट को ही जाएगी। लेफ्ट से ही आएगी, राइट को ही जाएगी। अरे बाएं से आ रहा है तो दाएं ही ना जाएगा। हो गया। अब मैंने आपको एक लाइन और बताना है, दूसरा पॉइंट। ठीक है, इसको अंग्रेजी में मैं लिटरेट कर रहा हूं, तुम लोग लिखते जाना, ऑनलाइन वाले भी लिख लेना। ये उम्मीद मत करो दो दो बार मैं लिखते रहूंगा भाई, बोल तो रहा ही हूं ना। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट,
क्योंकि टाइम चले जाता ज़्यादा जाता है ना, पर मैं लिटरेट कर दूंगा। दूसरा कि सर जो भी चीज़ लेफ्ट में रहती है, हर चीज़, ये मान लो मिरर है हमारा, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो जो भी हो, मैं मिरर ले लिया, इसको नाम दे दिया मिरर। मिरर की हर चीज़ जो लेफ्ट में है, और ये क्या है, राइट में, तो मिरर की हर चीज जो लेफ्ट में है वो माइनस है, राइट में है वो प्लस है। तो लिख लीजिए दर्पण के, पॉइंट नंबर 2, इसी चीज को शब्दों में पिरो दे रहा हूं, दर्पण के बाईं ओर स्थित स्थित बाईं ओर की स्थिति लिख दे रहा हूं, हमेशा क्या लेना, नेगेटिव। और दर्पण के दाईं ओर की स्थिति, अब दाईं ओर आपका ऑब्जेक्ट रखा जाए या दाईं ओर आपका इमेज रखा जाए, वो हर चीज क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। ये सेकेंड पॉइंट आ गया। इसका मतलब आप मुझे खुद बताओ भैया, यहां ध्यान से देखो, अभी कंपैरिजन किए थे, तो कंपैरिजन जब आप किए थे तो यू क्या आया था कॉनकेव मिरर के लिए, माइनस, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ था, लेफ्ट में कि राइट में, पकड़ पाए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी कहाँ था, लेफ्ट में। ऑब्जेक्ट मतलब प्रकाशिक स्रोत, कोई कैंडल है, कोई टार्च है, कोई बल्ब है, ये क्या है, हमारे प्रकाशिक स्रोत है जहां से प्रकाश निकलेगी, और प्रकाश हमेशा लेफ्ट से राइट जाएगी। तो जो ऑप्टिकल डिवाइस आप यूज कर रहे हो, मोमबत्ती यूज कर रहे हो, आप बल्ब यूज कर रहे हो, वो हमेशा लेफ्ट में रखनी है ना, कहाँ रखनी है, तभी तो लाइट लेफ्ट से राइट की ओर जाएगी। तो इसलिए ऑब्जेक्ट चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, हमेशा कहाँ रखना, लेफ्ट में, और लेफ्ट में रखे हो तो क्या लेना है, माइनस। रटना पड़ रहा है क्या, लॉजिक लगा लगा के समझिए। अब आता हूं सर मैं इमेज की बात करने। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है ना सर, 6 कंडीशन की इमेज बनती हैं, उसमें से 5 रियल इमेज बनती हैं, और रियल इमेज हमेशा ना उल्टा बनती हैं और बाएं बनती हैं, लेफ्ट में बनती हैं। तो लेफ्ट में बन रहा है मतलब माइनस। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कहां बन रहा है, वी की पोजीशन पॉजिटिव आई है, तो बाईं ओर बन रहा है कि दाईं ओर बन रहा है, कहां बन रहा है, दाहिने साइड बनती है। एक पॉइंट इसमें और बढ़ा सकते हो, 6वां नंबर पॉइंट, सर ये रियल मिरर है, ये हमेशा क्या देता है, ये आपके सीजीटेट 2024 का क्वेश्चन, रियल मिरर है। और ये क्या है, इमेजिनरी मिरर, क्यों, क्योंकि इसमें हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है, ये इमेजिनरी इमेज बनाता है, हर बार नहीं, 6 में से 5 एक रियल बनाएगा, ये 6 में से 5 रियल बनाएगा और एक आभासी बनाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग रियल इमेज या रियल मिरर का नाम देते हैं, और इसको आभासी मिरर बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाता है विच वन इज अ वर्चुअल मिरर, कौन सा आभासी दर्पण है, कौन है, उत्तल दर्पण, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब मुंह बना रहा है। कौन वास्तविक दर्पण है, अवतल दर्पण। लिखना एक लाइन आपके पास एक्स्ट्रा है तो लिख लो, वास्तविक दर्पण डैश करके अवतल दर्पण, आभासी दर्पण डैश करके उत्तल दर्पण, रियल मिरर, कॉनकेव मिरर, इमेजिनरी मिरर या वर्चुअल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, पूजा जी पूछ रही है सर एग्जाम कब तक होगा। मैं ना कभी कभी बच्चे ये सवाल पूछते ना, मुझे खुद से बहुत दुख होता है कि मैं क्यों नहीं हूँ शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री। मैं रहता, मेरे से ये सवाल पूछते तो मैं बोल देता बेटा जाओ पढ़ो, कल होगा परसों होगा, एटलीस्ट डेट जरूर बता देता, कंफ्यूजन में नहीं रखता। पर तुम लोगों ने एक अच्छे आदमी को मंत्री स्वरूप कभी चुना ही नहीं है ना, इसलिए तुम्हारे साथ दिक्कत हो रहा है, तुमको टेंशन हो रहा है कब एग्जाम होगा नहीं होगा। सरकार छुपन छुपी छुपाई खेल रही है, वो कुछ बताने को तैयार नहीं है ना, बड़ी हठी माशुका की तरह हमारी सरकार हो गई है, कुछ भी मतलब बताना ही नहीं है, कुछ भी पूछो पता नहीं। लड़कियों का सबसे अच्छा स्टेटमेंट रहता है, ज्यादा कंफ्यूज होती हैं तो बोल देती हैं आपको क्यों बुरा लग रहा है, पता नहीं, क्यों अच्छा लग रहा है, पता नहीं। ठीक है, क्यों पता नहीं, क्योंकि पता नहीं। यही सरकार कर रही है। वही हाल हो गया सरकार का। तो सर दर्पण की बाईं ओर की सारी स्थिति क्या लेना, और दर्पण की दाईं ओर की सारी स्थिति, तो मेरे को भैया बताओ उत्तल दर्पण का फोकस लेफ्ट में है कि राइट में है, उत्तल दर्पण का फोकस राइट में है, समझ में आया, तभी तो पॉजिटिव है, तभी तो।
अवतल दर्पण का फोकस पोल से लेना कहाँ है, लेफ्ट में, तभी तो क्या है, समझ में आ गया, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है, रटने का नहीं, आराम से सोच के चलना। अब तीसरा पॉइंट, ठीक है, कभी भी याद रखना, एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर आने वाली सभी चीजें, ऊपर की जो मतलब अपवर्ड है, वो कैसे ली जाएंगी, पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष के नीचे की स्थिति जो रहेगी, जिसको आप उल्टा बोल दोगे या इनवर्ट बोल दोगे, ये हमेशा कैसे रहेगी, नेगेटिव। समझ में आया, क्लियर हो रहा है। तो देखो V मतलब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति अगर नेगेटिव आ रही है, एक तो लेफ्ट में है, दूसरा उल्टा है, उल्टा इमेज हमेशा क्या होता है, रियल, उल्टा इमेज हमेशा क्या बनता है, और जो सीधा बनता है वो एरेक्ट बनेगा, ऊपर बनेगा, मतलब अगर प्रतिबिंब की स्थिति पॉजिटिव आ गई मतलब सीधा इमेज बनाएगा, सीधा बना रहा है मतलब वर्चुअल बना रहा है, दर्पण के दाहिनी ओर बना रहा है, हर बार के लिए एक्सेप्टेड नहीं है, पर 100 में से 90 के लिए एक्सेप्टेड है। पर्यावलयाकार दर्पण क्या होता है भैया, वो आएगा, सिलेंड्रिकल लेंस आएगा, वो लेंस के उसमें आएगा, वो जो हमारे आंखों में भी विकार होते हैं ना, उनमें आता है वो सब, ठीक है। ये दो तीन चीजें क्लियर हो गई, लेफ्ट की चीजें, तो मैं एक कॉमन पॉइंट बना रहा हूं, ये मान के चलो मेरा मिरर है, बोलो हाँ, चलिए, मिरर के लेफ्ट की चीज माइनस, राइट की चीज, ये लेफ्ट से राइट वाला कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली, सिमिलरली अगर ऊपर नीचे देखूंगा तो ऊपर वाला तो नीचे वाला, इसलिए अलग कलर कर दिया ना, ये येलो वाला अप एंड डाउन को बता रहा है, और ये ग्रीन वाला लेफ्ट एंड राइट को बता रहा है, ठीक, दो अलग अलग कलर बता दिया, दोनों लाइन को एक साथ समेटा हूं और कुछ नहीं किया हूं, ठीक हो जाएगा। इसी को किताब में कई बार लिखा जाता है कि दर्पण प्रकाश की दिशा में जो चीज आती है उसे धनात्मक लेना, तो प्रकाश कहाँ जा रहा है, दाहिनी ओर, कहाँ से आया, बाई से, तो प्रकाश का जाने का नेचर कहाँ है, दाहिनी ओर, तो दाहिनी ओर जो भी चीजें ली जाती है उससे प्लस लेंगे, प्रकाश के विपरीत दिशा बोलेगा, प्रकाश का नेचर कहाँ है, आगे जाने का, आप कहाँ रख रहे हो, लेफ्ट में, प्रकाश कहाँ जा रहा है, आगे, तो विपरीत दिशा हो गई ना, तो उसको क्या लेंगे, माइनस। तो किताबों में ना प्रकाश की दिशा को धनात्मक, प्रकाश की विपरीत दिशा को ऋणात्मक लेना है। आप अपने आप को उतना कंफ्यूज मत करना, आप क्लियर रखना, लेफ्ट की चीज नेगेटिव, राइट की चीज, ऊपर की चीज पॉजिटिव, नीचे की चीज कभी नहीं फंसना, ठीक है, एकदम क्लियर रहना, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही रहते हैं, साइन कन्वेंशन तक, कल इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट। सर यूपीएससी के तर्ज में सीजी में एग्जाम हो रहा है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बात सही है, पैटर्न तो एडॉप्ट किया गया है, तो इसका अर्थ क्या है कि आप सीजी के बाहर के एग्जाम भी दिया करो, कहीं ना कहीं नौकरी में जल्दी लग जाओगे। एमपी में एग्जाम आ रहे हैं भाई, 10,000 पीजीटी के पोस्ट आ रहे हैं, हमारे यहाँ मिला के वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 5,000 नहीं आ रहे, पता नहीं कब आएंगे, वो तो भगवान राम के अलावा साईं जी जान रहे हैं। ठीक है, चलिए।